Hello everyone, hope you all are doing good. So guys, in the previous video, we have seen the most important questions from the male reproductive part of a flowering plant. So today in this video, I'll tell you about the most important questions from the female reproductive part of flowering plants that you cannot miss. Okay guys, so as we have seen all these parts in the previous video, these parts were all about the male reproductive system, the male reproductive part of a flowering plant and all the important questions related to it. So today we have to study about the female reproductive part. So first of all, as we have seen in the previous video, that this is the female reproductive part of a flowering plant. Okay, this is the part, and it has got so many synonyms. We call it carpel or pistil और gynoecium. ये तीनों ही नाम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के हैं और इसके तीन पार्ट्स होते हैं, एक तो स्टिग्मा, एक स्टाइल, एक ओवरी. ये हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देख चुके हैं. तो इन दिस वीडियो जो पहला क्वेश्चन है वो यही है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका फिगर आपको आ सकता है, जिसमें यू शुड नो कि स्टिग्मा कहाँ है, स्टाइल कहाँ है, तो ओवरी कहाँ है. इसमें जस्ट द ओनली थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज डू नॉट फॉरगेट द सीक्वेंस. स्टिग्मा ऊपर है, स्टाइल नीचे है, देन कम्स द ओवरी. ओके, और इसके जो डिफरेंट नाम है इसके वो क्या है, कार्पल, पिस्टिल या गाइनोशियम. ओके, तो अगर हम इस चैप्टर में, इस पार्ट में, इस पेज पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी बात करें तो दीज फिगर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. दिस डिस्क्रिप्शन अबाउट दीज फिगर्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. These are the questions which have been asked so many, they have been asked so many times in our board examinations. और इसमें क्या पूछते हैं, basically what they will ask is you should be very familiar with all these figures. आपको पता होना चाहिए ये फिगर किसका है, ये फिगर किसका है, ये किसका है, ये किसका है. तो पहला तो हमने देख लिया, कार्पल का फिगर है, इट हैज 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ओवरी इज अटैच्ड टू द थैलेमस. उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो हम क्या देख रहे हैं, ये क्या है, व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर. See, we know that carpel is a female reproductive part. Now, if any flower has more than one carpel, we'll call it multi-carpellary. If any flower has more than one carpel, we'll call it multi-carpellary. और जब more than one carpels हैं तो उसकी दो possibilities हो सकती हैं, या तो वो free होंगी या वो fused होंगी. मीन्स अगर किसी फ्लावर में अगर एक से ज्यादा कार्पल्स हैं तो उसकी दो प्रोबेबिलिटीज हैं, या वो फ्री हो सकती है या वो फ्यूज्ड हो सकती हैं. ठीक है, जो कार्पल्स प्रेजेंट हैं वो बिल्कुल फ्री भी हो सकती हैं इस तरह से, या हो सकता है वो सारी कार्पल्स इस तरह से फ्यूज्ड हो. तो हमें यहाँ पे टर्म याद रखना है कि अगर वो फ्री है तो हम उनको क्या बोलेंगे, अगर वो फ्यूज्ड हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे. अगर वो कार्पल्स फ्यूज्ड हैं तो उनको हम बोलते हैं सिनकार्पस, और अगर वो फ्री हैं तो उनको हम बोलते हैं एपोकार्पस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस इज कि हम थ्योरी पे तो ध्यान देते हैं लेकिन ये छोटे क्वेश्चन पे हम ध्यान नहीं देते, बट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और मोस्टली बिकॉज दिस टाइम वी आर गोइंग टू गेट द MCQs also in our board examinations. तो इस वजह से ये जो वो क्वेश्चंस हैं जिन पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है. तो इसमें अगर हम देखें तो इससे आपका क्वेश्चन क्या आ सकता है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट इज कि you should know how to recognize this figure. This is your fused. This figure is all about the fused carpel. That is why we call it syncarpus. And in this figure we can see there are more than one carpels are present. So many carpels are present in this figure, but all of them are free. So we can see this is called epocarpus. Okay, so I'll clear this page and again I'll tell you, in this page the most important questions are, first question is you should know what is this. So they might ask you the figure that is given, what is this. So you have to tell कि हाँ it is carpel or pistil or gynoecium. Second question is you should know कि ये क्या है, this is syncarpus.
This is syncarpus multicarpellary system. Okay, मल्टीकार्पेलरी क्या है, मतलब एक से ज्यादा कार्पेल्स प्रेजेंट है, और सिनकार्पस है क्योंकि ये फ्यूज्ड है। उसके बाद ये क्या है, ये एक से ज्यादा कार्पेल है और ये फ्री है, इसीलिए क्या है, एपोकार्पस। उसके बाद इन सब के बाद अब ये जो लास्ट स्ट्रक्चर है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो वी हैव सीन कि दिस पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ से प्रोबेबल क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 इज योर फिगर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नंबर 2 इज दिस फिगर। नंबर 3 में दे कैन आस्क यू कि मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस का एग्जाम्पल क्या है, तो यू शुड नो दिस। उसके बाद दे कैन आस्क यू मल्टीकार्पेलरी एपोकार्पस गायनोशियम का एग्जाम्पल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीकार्पेलरी एपोकार्पस gynoecium, or which of the following is an example of multicarpellary syncarpus crystal. So this is very important, and after these questions, this is one of the most important questions. Okay, so first of all we need to know ki what is this. This is a diagram of anatropous ovule. So what is anatropous ovule? Okay, so now we will be talking about the types of ovules. Why are we calling it anatropous and what is the meaning of anatropous? ठीक है, देखो, whenever we are describing any ovule, we have to describe it with reference to three things, three structures, and these three structures are micropyle, chalaza and funicle. Okay, whenever we have to describe any ovule, we have to describe it with reference to these three structures, micropyle, chalaza and funicle. This is very important. So there are so many shapes of ovule. Okay, for now only two ovules are important for us. Okay, this is the micropylar end. Okay, this is the chalazal end. This is the funicle, right? This is the micropylar end, this is the chalazal end, this is the funicle. So we can see कि micropylar end and the chalazal end, they are like north and south poles. They are very far from each other and they are just opposite to each other. ठीक है, तो ये नॉर्थ और साउथ की तरह है, एक माइक्रोपाइलर एंड और एक चलाजल एंड, और ये बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ऊपर यहाँ पे जो है ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये चलाजल है, और चलाजल के जस्ट बगल में यहाँ पे फ्यूनिकल है। अगर हम इस ओव्यूल की बात करें, इस टाइप के, इस टाइप का ओव्यूल क्या है, क्योंकि हम देख सकते हैं ये ओव्यूल जो है ये अपराइट है, ये अपराइट है या फिर ये स्ट्रेट है, या हम इसको इरेक्ट भी बोल सकते हैं। तो इस टर्म को, जो स्ट्रेट वर्ड है या अपराइट जो वर्ड है, इसको बोलते हैं ऑर्थो। ऑर्थो इज द ग्रीक वर्ड दैट मीन्स स्ट्रेट। ओके, सो दिस इज अ टाइप ऑफ orthotropous ovule. This is a type of orthotropous ovule. So if you know what is orthotropous, you will obviously know what is anatropous. क्योंकि anatropous is just opposite of orthotropous. Anatropous में क्या होता है, जो हमारे NCERT में स्ट्रक्चर बना हुआ है, this is the ovule, something like this. Anatropous में क्या होता है, so in anatropous ovule what actually happens is, this is the anatropous ovule. तो इसमें माइक्रोपाइलर एंड यहाँ पे है, चिलाजल एंड यहाँ पे है, फ्यूनिकल यहाँ पे है. So this is the anatropous ovule. So you have to remember this structure. This is your anatropous ovule. इसको थोड़ा सा और हम इस टाइप से दिखा देते हैं. So this is just the opposite of orthotropous ovule. इसमें हम देख सकते हैं ये आपका एनाट्रोपस ओव्यूल है, तो इसका जो आपके एनसीईआरटी में एग्जैक्टली फिगर बना हुआ है, तो दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड दिस इज द चिलाजल एंड एंड दिस इज द फ्यूनिकल. तो ये आपका एनाट्रोपस ओव्यूल है एंड यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि ये फ्यूनिकल है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये चिलाजल है, चिलाजल पोल है. उसके बाद इंटीग्यूमेंट्स होते हैं. Means this is covered by, this embryo sac is covered by two coverings, two layers, and we call them integuments, outer and inner layer. Okay, there is a specific name given to these layers and we'll study it later. So इस part से we are talking about this part. So these are the most important questions. Now if I have to like prioritize these questions, so I will say yes, this is the most important question. Priority wise, this is the most important question. You should know all the labeling. You should know like which specific part is what. Okay, so you should be able to recognize it. So this is the most important question, question number 1. Then 2 and 3. Like for this, you should be very familiar and you should know all the things about this description. This is really very important.
After this, now we have seen the integument, xylem, tunicles, chalaza, and micropylar and nucellus and all. Okay, now megasporogenesis. This is very important. What is megasporogenesis? Megasporogenesis means, first of all, we should recall what was microsporogenesis. In the previous video, I have told you microsporogenesis means the formation of microspores from microspore mother cells. Okay, this is the definition of microsporogenesis. So what is the definition of megasporogenesis? The formation of megaspores from the megaspore mother cell is called megasporogenesis. And again, the most important question is the ploidy of, what is the ploidy of megaspore mother cell? What is the ploidy of megaspore mother cell? This is very important. What is the ploidy of megaspore mother cell? It is diploid always. Megaspore cell, be it megaspore cell और microspore cell, both of them are diploid. ठीक है, तो इस पेज से यही important questions हैं. सबसे पहला तो ये Anatropous ovule का स्ट्रक्चर, उसके बाद ये इसके एग्जाम्पल सेकेंड और थर्ड, और उसके बाद फोर्थ है मेगास्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन और मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी एंड दैट इज डिप्लॉइड. उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड. ओके, so now we have to see the formation of megaspore from the megaspore mother cell, that means megasporogenesis. So I have made it more clear to you in a better and you can say the easy way. Okay, जो ये हमें यहाँ पे फिगर दिखाया गया है उसी को मैं एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको बताऊंगी यहाँ पे, एंड दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल बिकॉज दिस विल रियली हेल्प यू आउट. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे एक मेगास्पोर मदर सेल से कैसे पूरा का पूरा हमारा मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ है. तो एक्चुअली नाउ विल सी मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे हुई है. तो सबसे पहले हमने एक मेगास्पोर मदर सेल उठाई. ये जो एक मेगास्पोर मदर सेल है ये डिप्लॉइड है, वी ऑल नो दैट. और यहीं पे हम रिकॉल करेंगे कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है वो भी डिप्लॉइड होती है. उसके बाद ये जो मेगास्पोर मदर सेल है इसमें मियोसिस होगा. क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड है इसलिए इसमें मियोसिस होगा. मियोसिस ऑलवेज लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल्स एंड वी ऑलवेज ऑलरेडी नो दैट कि मियोसिस के बाद हमेशा 4 डॉटर सेल्स बनती हैं, सारी की सारी हैप्लॉइड होती हैं. तो ये डिप्लॉइड था, लेकिन ये चारों की चारों जो मेगास्पोर्स बने हैं जिनको हम मेगास्पोर टेट्राड भी बोलते हैं, एनसीईआरटी में इनको मेगास्पोर टेट्राड भी बोला गया है. ये मेगास्पोर टेट्राड है, ये बनेंगे और ये चारों के चारों हैप्लॉइड होंगे. अब ये जो बने हैं उनमें से ये 3 डॉटर सेल्स जो होते हैं ये डीजनरेट कर जाते हैं, और ये जो 3 डॉटर सेल्स डीजनरेट करते हैं दे आर प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड. और जो एक सेल जो होता है डॉटर सेल जो इंटैक्ट रहता है और आगे जाके डिवीजन करता है दैट इज प्रेजेंट एट द चलाजल एंड. एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो एक डॉटर सेल इंटैक्ट रह गई है वो किस एंड पे प्रेजेंट होगी, दिस इज प्रेजेंट एट चलाजल एंड, और यही आगे जाके फर्दर डिवीजन करेगी. तो अब यहाँ पे हमने देखा ये 3 डॉटर सेल्स तो डीजनरेट हो गई. उसके बाद ये जो एक डॉटर सेल बची इसमें अब माइटोसिस होगा. जब इसमें माइटोसिस होगा, माइटोसिस 1, तो इसमें 1 से 2 बनेंगी डॉटर सेल्स, फिर से 1 से 2 बनेंगी. उसके बाद फिर से माइटोसिस होगा यहाँ पे. अब क्या हुआ यहाँ पे, ये जो 2 डॉटर सेल्स बनी थी माइटोसिस के बाद ये दोनों ऑपोजिट एंड से मूव कर जाएंगी. ये 2 डॉटर सेल्स बनी थी, एक इस एंड पे आ गई, एक इस एंड पे आ गई. ठीक है, उसके बाद इनमें फिर से माइटोसिस हुआ, माइटोसिस 2. उसके बाद अब ये जो थी इससे भी 2 बन गई, ये थी इसके भी 2 बन गए. तो ये 2 सेल्ड स्टेज जो थी, जो 2 थी, वो 2 से क्या हो गई, 4 हो गई. अब ये 2 से क्या 4 डॉटर सेल्स बन गए. उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद माइटोसिस 3 हुआ, और ये माइटोसिस के बाद ये 8 हो गए. ठीक है, 8 न्यूक्लियस फाइनली बन गए. सो ये फाइनली 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बनी है. और अब इसमें होगा रीअरेंजमेंट. रीअरेंजमेंट होने के बाद क्या होगा, रीअरेंजमेंट होने के बाद ये ऐसे अरेंज होंगे कि 3 सेल्स आके ऊपर, ठीक है, 3 सेल्स ऊपर आ गए, 3 नीचे और 2 न्यूक्लियस बीच में. तो जो 3 सेल्स ऊपर आए हैं इनको हम एंटीपोडल्स बोलते हैं, और 3 नीचे इनको हम सिनर्जिड्स बोलते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि एंटीपोडल्स आर प्रेजेंट एट विच एंड, और जो सिनर्जिड्स होते हैं दे आर प्रेजेंट एट विच एंड.
So antipodals are always present at chalazal end. हमने यहाँ पे भी देखा है. See, antipodals are always present at chalazal end and the synergids are always present at micropylar end. हमने यहाँ पे भी देखा है. See, this is the chalazal end and these are antipodals. और यहाँ पे जो ये दो सेल्स हैं ये synergids हैं, ये माइक्रोपाइलर एंड पे होंगे और बीच में होंगी ये दो पोलर न्यूक्लियाई. तो ऐसे यहाँ पे हम देखेंगे इस पूरे फॉर्मेशन में, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल, व्हाट वी कुड सी इज फर्स्ट ऑफ ऑल एक मियोसिस हुआ. बिकॉज ऑफ दैट मियोसिस 4 daughter cells were formed and all of them were haploid. All of them were haploid, but the 3 daughter cells, they got degenerated. Only one remained functional, and that one daughter cell again because of 3 continuous mitotic division, not meiotic, mitotic divisions, they led to the formation of 8 nucleate 7 celled stage, and this is a very very important question. We will just mark it later. ठीक है. तो अभी अगर हम यहाँ से बात करें which one is the most important part, this is the process of megasporogenesis, which I have tried my best to make it as easier as possible for you. तो यहाँ से हम देख सकते हैं we have to remember the most important question, जो कि क्या है. सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो मेगास्पोर मदर सेल है उसकी प्लॉइडी क्या है. उसकी प्लॉइडी है 2n. दूसरा है कि ये जो 3 डॉटर सेल्स डीजेनरेट होते हैं ये माइक्रोपाइलर एंड पे होते हैं और जो फंक्शनल रहता है वो चलाजल एंड पे होता है. तीसरा क्वेश्चन ये है जो मियोसिस हुआ है उसके बाद जो 4 डॉटर सेल्स बनती हैं वो लीनियर अरेंज होंगी. यहाँ से जो मियोसिस के बाद 4 डॉटर सेल्स बनी है ना, इनका लीनियर अरेंजमेंट होता है. उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कितने डिविजन्स लगेंगे टोटल इन द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर. तो कितने डिविजन्स लगेंगे टोटल. 1 मियोटिक और 3 माइटोटिक डिविजन्स लगेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर. उसके बाद एंटीपोडल्स आर प्रेजेंट एट विच एंड. चलाजल एंड. सिनर्जिड्स आर प्रेजेंट एट विच एंड. माइक्रोपाइलर एंड. ओके, these are the most important questions from this part. Do take the screenshot and do revise this flowchart before your examination. It will really help you a lot. Ploidy is very very important. Number of divisions in the total number of divisions that lead to the formation of megaspore is really very important. And again, the antipodals are present at which end and the synergids are present at which end is very 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 important. Okay, you should know these questions. Now, इसके बाद अभी हम एक जो भी हमने यहाँ पे देखा था एनाट्रोपस ओव्यूल, इसका स्ट्रक्चर फिर से बता रही हूँ मैं. So this is your anatropous ovule. This is your micropylar end. This is your chalazal end. Now, inside this, nucellus is present. We'll come to know about this nucellus tissue. This is also very important. We'll study about this later on. So inside this is the embryo sac. This is your embryo sac. This is your mature embryo sac, which has antipodals in it. Antipodals are present in it, and they are present at chalazal end. Then 2 synergid cells are present, and they are present at micropylar end. And in between, at the center, 2 polar nuclei are present. And again, this is covered by 2 integuments, and the name of the outer one is testa, and inner one is tegmen. This is again very important. So you should never forget all the structures which are marked in this figure. This is very important. Okay guys, so we have seen the most important questions from this part. Again, let's highlight it in your NCERT as well. We know this is important. माइक्रोपाइलर एंड पे हमारा सिनर्जिड्स होते हैं. सिलिफॉर्म अपैरेटस भी माइक्रोपाइलर एंड पे होते हैं. सिलिफॉर्म अपैरेटस क्या होते हैं? ये किस टाइप का स्ट्रक्चर है जो एक्चुअली गाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेल प्रेजेंट है ना, ऐसे प्रेजेंट होते हैं. ये इधर सिनर्जिड है, एक इधर सिनर्जिड है, बीच में एक्सेल है. तो ये सिलिफॉर्म अपैरेटस इसके पीछे पहले प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये गाइड करते हैं जब पॉलन आएगा वो आके एग सेल से ही फ्यूज करे, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होना है. तो जो पॉलन आएगा ये एग सेल से ही फ्यूज करे, ये इंश्योर करने के लिए सिलिफॉर्म अपैरेटस यहाँ पे होते हैं. ये सिलिफॉर्म अपैरेटस हैं, ये भी माइक्रोपाइलर एंड पे होते हैं क्योंकि एग सेल यहाँ पे है. क्योंकि इनका काम यही है कि सिलिफॉर्म अपैरेटस का कि ये गाइड करेगा पॉलन को कि ये जो पॉलन है ये जाके फ्यूज करे किससे, पॉलन किसके साथ फ्यूज करे, जाके एग सेल के साथ. और इसी को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जो आगे देखेंगे. उसके बाद और एक्स्ट्रा पॉलन जो आता है वो ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ
फ्यूज करता है और इसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, एंटीपोडल्स आर प्रेजेंटेड चलाजल एंड। यहाँ पे जो हमारा मेगास्पोर टेट्राड बनता है, इसमें जो चलाजल एंड का जो एक सेल होता है वो रिमेन्स फंक्शनल और बाकी के सारे 3 डीजेनरेट कर जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस फिगर एंड दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक सवाल यहाँ पे आ रहा है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो एम्ब्रायो सैक हमारा बना है, दिस मेथड ऑफ एम्ब्रायो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि हमारे जो 4 डॉटर सेल्स बने थे यहाँ पे हमारे जो 4 डॉटर सेल्स बने थे उसमें सारे के सारे डीजेनरेट हो गए, बस एक फंक्शनल रहा, only one remain functional, so that is why we call it monosporic, because only one spore has led to the formation of mature embryo sac, so only one remain functional, so that is why we call it monosporic. This is again very important. उसके बाद we all know कि सबसे पहले क्या होता है, 2 न्यूक्लिएट स्टेज आती है, उसके बाद क्या होता है, द मोर सीक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, 4 न्यूक्लिएट स्टेज आती है, फिर 8 न्यूक्लिएट स्टेज आती है, और फाइनली जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका वो ये है कि जो हमारा जो मेच्योर एम्ब्रायो सैक है, दैट इज अ 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड स्ट्रक्चर। ऐसा क्यों बोला गया है ये देखते हैं, क्योंकि हम अपना मैच्योर एम्ब्रायो सैक देखेंगे, कुछ ऐसा है। यहाँ पे 1 2 3 एंटीपोडल सेल्स हैं जो कि चलाजल एंड पे प्रेजेंट है, फिर यहाँ पे भी एक ये सिनर्जिस सेल, एक ये सिनर्जिस सेल, बीच में एक एग सेल, ठीक है, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 7 सेल्ड स्टेज है, लेकिन न्यूक्लियस देखे जाए तो 8 हैं, क्योंकि ये बीच वाला जो सेल है इसमें 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए वी कॉल इट पोलर न्यूक्लियाई। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें 8 न्यूक्लियस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 7 सेल्ड इसलिए क्योंकि ये 3 सेल्स है और ये बीच का एक सेल है, और इस एक सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। So this is very important. So guys, this is all about the most important questions, and I am repeating again, you have to remember this question because this might come and there is a huge possibility that this question will be asked in your MCQs. Reason being, this is a very important question. 8 न्यूक्लियस 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है हमारा एंजियोस्पर्म का एम्ब्रायो सैक और मैच्योर एम्ब्रायो सैक। ओके, so guys, this is all about the important questions from this part. Do revise these figures and do take the screenshot of this flowchart. It will really help you guys. Okay guys, so this is all about this topic. I hope you will find this video helpful, and if this video helps you in any way, so please like, comment and subscribe to my channel. Thanks for watching.